स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आपने इंडियन अमेरिकन की सक्सेस की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी। देखा जाए तो आज इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा प्रॉस्परस इमिग्रेंट कम्युनिटी है। आज ये कम्युनिटी अमेरिकन लाइफ के हर सेगमेंट में खुद को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट करती है। आप देखेंगे तो एकेडमिया, इन्फोटेक, फार्मास्यूटिकल, सिलिकॉन वैली, एग्रीकल्चर, बायोटेक और इकोनॉमी व एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ही मैनेजमेंट व पॉलिटिक्स जैसे अमेरिकन सोसाइटी का चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें इंडियन अमेरिकंस का कंट्रीब्यूशन अनपैरेलल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के अलावा अमेरिका की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी इंडियंस का एक बड़ा योगदान है। 1940s में गुजराती इंडियन इमिग्रेंट्स ने जिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की यहाँ पर शुरुआत की थी, आज उसको उनकी सेकेंड और थर्ड जनरेशन बड़े बड़े एम्पायर्स में तब्दील कर चुकी हैं। यानी यूएस में कोई भी होटल उठा लीजिए, हाई चांसेस हैं कि उसका ओनर कोई ना कोई पटेल ही होगा। सो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ, इन सब की शुरुआत कैसे हुई। साथ ही भारत के गुजरात की एक छोटी सी कम्युनिटी ने 7 समंदर पार इस एम्पायर को खड़ा कैसे किया, और सो कॉल्ड पटेल मॉडल किसे कहते हैं एंड इसके फीचर्स क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन अमेरिकन के इसी कंट्रीब्यूशन को डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वीडियो यूपीएससी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी से संबंधित क्वेश्चंस यूपीएससी जीएस पेपर 2 के इंडियन डायस्पोरा सेक्शन में पूछे जा सकते हैं और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यूं तो अमेरिका में फर्स्ट इंडियन इमिग्रेंट 1790 में एक मैरीटाइम वर्कर के रूप में एंटर हुआ, लेकिन असल में यहाँ पर इंडियंस का इमिग्रेशन लगभग इसके 100 साल बाद शुरू हुआ, जब इंडिया के सिख फार्मर्स और लेबरर्स यूएस की वेस्ट कोस्ट पर आने लगे। ये लोग कनाडा से यूएस के कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन में एंटर करते थे। आप देखेंगे तो 1800 में यहाँ पर इंडियन वर्कर्स की संख्या 1000 से भी कम हुआ करती थी, लेकिन ये 1900s तक आते आते 3000 तक बढ़ गई। दोस्तों, 1912 में कैलिफोर्निया में फर्स्ट सिख टेम्पल भी इस्टेब्लिश किया गया। फिर इसके बाद इस इमिग्रेशन की अगली वेव हमें वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान देखने को मिली। देखा जाए तो इस वेव में सिख लेबरर्स के अलावा इंडियन स्टूडेंट्स और रेवोल्यूशनरीज देखने को मिले, जो ब्रिटिशर्स से इंडियन इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का फॉर्मेशन इसका सबसे क्रूशियल एग्जाम्पल रहा। लेकिन 1917 में जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर किया, तब ब्रिटिशर्स के दबाव में आकर उन्होंने गदर पार्टी से जुड़े सभी रेवोल्यूशनरीज के ऊपर वायलेंट क्रैकडाउन किया। दोस्तों, इंडियंस की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को एक और बड़ा झटका 1917 में तब लगा जब अमेरिकन कांग्रेस ने इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1917 पास किया। अमेरिकन इसके तहत एशियंस के इमिग्रेशन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। अब केवल वो एशियंस अमेरिका आ सकते थे जिनको हाईली एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स वाली जॉब मिल पाती थी, और जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे उन लोगों को भारी संख्या में वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि इसमें एक स्पेशल केस भगत सिंह थिंड का था। भगत सिंह थिंड को जुलाई 1918 में यूएस आर्मी के पहले इंडियन और सिख के रूप में रिक्रूट किया गया। यूएस की ओर से वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के बाद भगत सिंह थिंड जब वापस आए तो उन्हें एक्टिंग सार्जेंट की रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। 1918 में उनको यूएस की सिटीजनशिप भी दे दी गई, लेकिन भारतीय होने की वजह से केवल 4 दिन बाद ही उनसे नागरिकता छीन ली गई। लेकिन भगत थिंड भी हार मानने वालों में से नहीं थे। भगत सिंह थिंड ने इसके लिए एक FIR अप्लाई किया, हालांकि इसमें उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन यूएस आर्मी में उनके इमेंस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए तीसरी बार यूएस को उनकी सिटीजनशिप वापस देनी ही पड़ी। खैर, इस एक्ट के बाद इंडियन इमिग्रेंट्स को सबसे बड़ी सीख ये मिली कि अगर यूएस में रेसिज्म से लड़कर एक बेहतर जिंदगी बितानी है तो उनको इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी लॉज से लड़ना होगा, और इसके लिए उनको सफिशिएंट स्किल्स और एजुकेशन एक्वायर करनी होगी, जिसके बाद उन्होंने लर्निंग्स पर बहुत ही सिंसियरली काम किया। खैर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस में अनफेयर इमिग्रेशन पॉलिसीज को चेंज करने का प्रेशर बढ़ने लगा। यहाँ इस दौरान डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स की बढ़ती डिमांड्स ने भी इमिग्रेशन पॉलिसीज को ईज करने का काम किया। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिविजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिविजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
1945 में एक इंडियन मुस्लिम यानी मुबारक अली खान और एक इंडियन सिख जगजीत सिंह ने भारतीयों के लिए यूएस सिटीजनशिप की मुहिम को आगे बढ़ाया। दोनों भी यूएस की आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे थे और उन्होंने भी यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था। जब उनको अपने इस प्रपोजल को कांग्रेस में टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया गया, तब उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी, उनके एकेडमिया, साइंस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर व वॉर्स आदि में इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को कुछ इस तरीके से रखा कि आखिरकार प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन को 1946 में लूज-सेलर एक्ट पारित ही करना पड़ा। देखा जाए तो इस एक्ट के तहत साउथ एशियंस को यूएस में इमिग्रेट करने और नागरिकता हासिल करने की इजाजत दे दी गई। उस टाइम इंडियंस का ईयरली कोटा 100 हुआ करता था और इसी दौरान 1956 में इंडियन अमेरिकन दिलीप सिंह सौंद को यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्ट किया गया। 60+ वोट्स के साथ वो कांग्रेस में सेकेंड और थर्ड टर्म के लिए भी इलेक्ट किए गए और ये यूएस कांग्रेस में इलेक्ट होने वाले पहले अमेरिकन बने। खैर 1946 से 1965 तक यूएस में 7000 इंडियंस एंटर हुए, जिसमें से 1800 इंडियंस को सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई। लेकिन यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज में सबसे बड़ा शिफ्ट 1965 में प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के द्वारा लाया गया। देखा जाए तो उन्होंने इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन एक्ट पारित किया, जिसके तहत न सिर्फ इमिग्रेंट्स के कोटा को रिमूव किया गया, बल्कि उन्होंने सिटीजनशिप के क्राइटेरिया से एथनिसिटी और रेस जैसे फैक्टर्स को भी एलिमिनेट कर दिया। और दोस्तों, हम रिलीजन, रेस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर साइज को कंसीडर किए बिना ही किसी भी देश से 20,000 इमिग्रेंट्स यूएस में आ सकते थे। लेकिन ओवरऑल इमिग्रेंट्स का टोटल नंबर 1,70,000 पर ईयर तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। पहली बार इटली, पोलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड से आने वाले इमिग्रेंट्स को भारत और चाइना के समान एक ही फुटिंग पर रखा गया और इसी की बदौलत 1965 में जो पॉपुलेशन कुल 7,000 थी, वो 1975 तक आते आते 1,75,000 तक बढ़ गई। 1980s तक अमेरिका को इमिग्रेंट्स प्रोवाइड करने वाले टॉप 6 नेशंस थर्ड वर्ल्ड से थे, जिसमें मैक्सिको, फिलीपींस, चाइना, ताइवान और हांगकांग के बाद इंडिया भी मौजूद था। 1980 तक आते आते इंडियंस का नंबर लगभग 3.8 लाख और 1990 के सेंसस में लगभग 8.1 लाख तक जा पहुंचा। 1997 तक आते आते इंडियन अमेरिकन 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ चाइनीज और फिलिपिनो अमेरिकन के बाद यूएस की थर्ड लार्जेस्ट एशियन अमेरिकन एथनिक कम्युनिटी बन गए। देखा जाए तो 1980 से 2019 तक यूएस में इंडियन इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन 13 टाइम्स इंक्रीज हुई। साल 2019 के डेटा के मुताबिक यूएस में लगभग 2.7 मिलियन इंडियन अमेरिकन मौजूद हैं और यूएई यानी कि जहां पर 3.4 मिलियन इंडियंस मौजूद हैं, उसके बाद अमेरिका फॉरेन में रहने वाले इंडियंस की सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री बन चुका है। खैर, अब होटल इंडस्ट्री पर वापस आते हैं। दोस्तों, बात है लगभग 1940s के दशक की। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 छाया हुआ था। भारत में ब्रिटिश एम्पायर का शासन लड़खड़ा रहा था और वहीं दूसरी ओर अमेरिका में उनकी सरकार दूसरी नेशनलिटीज के लोगों को इनवाइट करने के लिए अपने लॉज स्ट्रीमलाइन कर रही थी। ये लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में यूएस माइग्रेट करने का बेस्ट टाइम था। देखा जाए तो पटेल कम्युनिटी ने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जल्द भांप लिया। सूरत के पटेल कम्युनिटी ने 1940s की शुरुआत में ही अमेरिका की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपना प्रवेश शुरू किया। दोस्तों, पूर्व पत्रकार और इतिहासकार महेंद्र के दोषी ने अपनी किताब सूरत से सैन फ्रांसिस्को तक में इस अनकही कहानी का जिक्र किया है। लेखक महेंद्र के दोषी बताते हैं कि भारत के गुजरात से आने वाली पटेल कम्युनिटी अपने परिवार की आर्थिक परिस्थितियों में सुधार करने के लिए दूसरे देशों में अवसरों की खोज कर रहे थे। हालांकि शुरुआती पटेलों की अमेरिका में बसने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन बेहतर जिंदगी की खोज में शुरू की गई यात्राएं उन्हें अमेरिका ले पहुंची और वहीं से उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। देखा जाए तो अमेरिका की इस इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने का क्रेडिट विशेष रूप से 3 पटेल्स को दिया जाता है, जिसमें नारायणजी पटेल, कांजी भाई देसाई और डी लाल शामिल हैं। यूएस में पटेल कम्युनिटी की मैसिव सक्सेस की फाउंडेशन रखने वाले 3 संस्थापक भारत में अपने परिवारों की स्थिति में सुधार करने के तरीकों की तलाश में पनामा या त्रिनिदाद पहुंचने के लिए निकले थे। देखा जाए तो उनकी यात्राएं खतरों से भी भरी थी, लेकिन उनके अदम्य साहस ने उन्हें रास्ते पर बनाए रखा और अंततः अमेरिका जाने का रास्ता मिल गया। लिंग्विस्टिक बैरियर्स और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ उनके इलीगल स्टेटस ने उन्हें कई बार खतरे में भी डाला, लेकिन ये तीनों लोग दृढ़ रहे। यूएस में पहला भारतीय मोटेल एक गुजराती बिजनेसमैन कांजी भाई देसाई नाम के एक अवैध इंडियन इमिग्रेंट थे। दोस्तों, कांजी भाई देसाई 1937 में पहली बार वेस्ट इंडीज से मैक्सिको होते हुए अमेरिका पहुंचे और इन्हें भी अपने से पहले के कई लोगों की तरह ही शुरू में बेहद कम मजदूरी पर एक खेत में फल चुनने का काम करना पड़ा। देखा जाए तो ये एकमात्र ऐसा काम था जो उन्हें अपनी गैर दस्तावेज स्थिति के कारण मिल सकता था। फिर इसके बाद अर्ली 1940s में एक अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन के तौर पर सैन फ्रांसिस्को के एक रेजिडेंशियल मोटेल गोल्डफील्ड में रहने लगे, जिसको तब एक जापानीज अमेरिकन रन कर रही थी। फिर उसी बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट FDR के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हजारों जापानीज अमेरिकन को इनकार्नेशन कैंप्स में डाल दिया गया
और उसी टाइम कांजी भाई देसाई ने जापानीज अमेरिकन ओनर से मोटेल बहुत ही सस्ते दामों में खरीद लिया। खैर, जब कांजी भाई देसाई अपने पहले सिंगल रूम ऑक्यूपेंसी के पट्टेदार बने तो कांजी भाई के इस एस्टेब्लिशमेंट से पटेल मोटेल एंटरप्रेन्योर्स की पहली जनरेशन इमर्ज हुई। साथ ही अपने सक्सेसफुल एंटरप्राइज के बाद उन्होंने कई लोगों को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अपना एसआरओ स्थापित करने में मदद का वादा भी किया। दोस्तों, उन्होंने इन सभी एम्बिशियस इमिग्रेंट्स की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए एक फॉर्मूला सेट किया। देखिए, असल में उस टाइम पर एक एसआरओ को पट्टे पर लेने के लिए लगभग $2500 की जरूरत पड़ती थी और इस राशि को जमा करने के लिए एक ही उपाय था और वो था खेतों में काम करना। बस फिर क्या था, उन्होंने सक्सेसफुल मॉडल को अपने पे जांच कर सभी पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उन्होंने अपना पहला एसआरओ एक ऐसी जगह पर स्थापित किया जहां उनके साथी पटेल रह और खा सकते थे। साथ ही अक्सर उनसे कमरों में रहने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था जब तक कि वो अपने स्वयं के होटल के डाउन पेमेंट अर्जित नहीं कर लेते थे। लेकिन 1940s, 50s और 60s के अंत में भी यूएस में मुट्ठी भर मोटेल ही इंडियंस द्वारा ओन किए जाते थे, जिनमें से अधिकतर कैलिफोर्निया में थे। लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि 1965 में यूएस में द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट ऑफ 1965 पास किया गया। बदलते इमिग्रेशन कानूनों ने 1970 के दशक में इमिग्रेंट्स की अगली लहर को अपनी पहचान बनाने में मदद की। दोस्तों, उस टाइम न्यूपोर्ट न्यूज वर्जीनिया में एक होटल ब्रोकरेज ममफोर्ड कंपनी के अध्यक्ष डेविड ममफोर्ड बताते हैं कि कई अमेरिकी मोटल मालिक उम्रदराज थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि मॉडल्स वॉर टाइम की उपज थी और 70 के दशक के मध्य तक उनके मालिक बहुत से लोग सेवानिवृत्त होने की उम्र के थे और उनके बच्चों को व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और इसी बीच शुरू हुई ग्लोबल ऑयल क्राइसिस का मतलब था कि अब लोग कम ही ड्राइविंग हॉलिडेज ले रहे थे, जिससे मोटल व्यवसाय को नुकसान हो रहा था। दोस्तों, ऐसे में संपत्ति की कीमतें कम हो गई और इसके चलते 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत तक सैकड़ों मोटल बिक्री के लिए उपलब्ध थे। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर भारतीय उनकी ओर आकर्षित क्यों हुए। देखिए, असल में तत्कालीन रूप से इस बिजनेस को चलाना आसान था और इसके लिए फ्लुएंट इंग्लिश की जरूरत भी नहीं थी। बस जरूरत थी तो लंबे समय तक काम करने की इच्छा शक्ति की। और एक ऐसा व्यवसाय है जो एक घर के साथ आता था, यानी कि आपको एक अलग से घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि राह आसान थी। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में मोटल मालिक सीधे भारत से नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका से आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज हजारों भारतीयों को मजदूरों और व्यापारियों के रूप में काम करने के लिए उन्हें अपने उपनिवेशों में लाते थे। फिर इन उपनिवेशों को आजादी मिलने के बाद वे वहीं रुके रहे और आर्थिक रूप से समृद्ध हुए। लेकिन उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीका के राजनीतिक और नस्ली तनाव ने उन्हें फिर से खानाबदोश बना दिया। 1972 में जनरल ईदी अमीन द्वारा लगभग 70,000 लोगों को युगांडा से निष्कासित कर दिया गया और अधिकांश लोग ब्रिटेन में बस गए। साथ ही समय के साथ कई लोग यूएसए चले गए और इस देश में अच्छी तरह से शिक्षित भारतीय प्रवासियों की एक असामान्य लहर में शामिल हो गए, जो 1960 के दशक के मध्य में शुरू हुई थी और 1980 के दशक के अंत में चरम पर थी। देखा जाए तो उस टाइम तक भारतीय इमिग्रेंट कम्युनिटी मुख्यतः गैर पेशेवर थे। खैर, इसी तरह समय के साथ साथ अमेरिका में इमिग्रेशन के लॉज लूज हुए और इंडियन पटेल कम्युनिटी अपने परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छूती चली गई। दोस्तों, सूरत से सैन फ्रांसिस्को तक बुक में पटेल होटल व्यवसायियों की सफलता में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को भी दर्शाया गया है। देखा जाए तो अग्रणी महिलाएं अधिकतर मामलों में साहसी पुरुषों की पत्नियां एसआरओ होटल पट्टे में महत्वपूर्ण भागीदार थीं। साथ ही कई लोगों ने भोजन पकाने, छोटे बच्चों की देखभाल और होटल के काम करने जैसी घरेलू सहायता प्रदान की और कुछ लोग अपने जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से प्रबंधन का काम करते हुए होटल भी चलाते थे। आज इन्हीं सब का नतीजा है कि एशियन अमेरिकन होटल ओनर्स एसोसिएशन के मुताबिक होटल से लेकर मोटेल्स और रेस्टोरेंट्स तक अमेरिका की लगभग 50% हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को इंडियन अमेरिकन रन करते हैं, जिसमें 20,000 से भी अधिक प्रॉपर्टीज शामिल हैं और उसमें से भी 70% लोग गुजराती हिंदू कम्युनिटी पटेल से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से इसे पटेल मोटल कार्टेल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इंडियन अमेरिकन ओन्ड होटल्स एंड मोटेल्स यूएस में हर साल $40 बिलियन का रेवेन्यू और 6 लाख जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही चौंकाने वाली बात यह कि आज यूएस के होटल बिजनेस और पटेल्स दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कहानी उन व्यक्तियों की दृढ़ अटूट आत्माओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अमेरिकी समाज और इतिहास में अपने लिए जगह बनाने के लिए अकल्पनीय बाधाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।